हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रिवाइज आईबीसी के ऊपर। आज हम लिक्विडेशन की रिवीजन करेंगे। फटाफट ये रिवीजन होगी, हैंड रिटन होगी, आप मेरे साथ लिख सकते हो। देखिए, इससे पहले हम रिवाइज कर चुके हैं सारी डेफिनेशंस। हमने चैप्टर नंबर 2 रिवाइज कर लिया था, किसके ऊपर? CIRP के ऊपर। तो आज हम लिक्विडेशन की बात करें। पता आपको ये होना चाहिए, लिक्विडेशन के ऊपर लिक्विडेशन दो तरह की हो सकती है। यू मे कॉल इट कंपल्सरी और यू मे कॉल इट वॉलेंटरी। वॉलेंटरी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। इसके ऊपर आता है चैप्टर नंबर 5 आता है वही पार्ट 2 का सेक्शन 59 है। और कंपल्सरी जो है, यूं कह लीजिए, उसके ऊपर सारी प्रोसेस वगैरह चैप्टर नंबर 3 के अंदर आती है, सेक्शन 33 से लेते हुए 54 तक। बीच में एक चैप्टर अटक जाता है 4। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये लिक्विडेशन के ऊपर नहीं है, ये है फास्ट ट्रैक CIRP के ऊपर, कंप्राइजिंग ऑफ ओनली 4 सेक्शंस। तो हम सबसे पहले लिक्विडेशन में जाए बिना सबसे पहले हम फास्ट ट्रैक CIRP का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये सेक्शन भी आपके साथ में निकल जाए। देखिए, सेक्शन नंबर 55, 55, 56, 57 एंड 58, सिर्फ 4 सेक्शन है। 55 देखिए किसके ऊपर बात करता है। 55 कहता है इलिजिबल कॉर्पोरेट डेटर कौन होगा जो फास्ट ट्रैक में आकर के ये इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व कर सकता है। तो इलिजिबल कॉर्पोरेट डेटर बेटा यहाँ पे बताए गए हैं 3। या तो आप हैं स्मॉल कंपनी जिसके ऊपर डील करता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। नंबर 2, आप हैं स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, ये पक्का याद रखें, आप प्राइवेट ही होंगे। एंड नंबर 3, आप हैं अनलिस्टेड कंपनी अगर आपके जो एसेट्स हैं ये मैक्सिमम है 1 करोड़ रुपए तक के। और आपके एसेट्स वगैरह स्वाभाविक हम कैसे देखेंगे? पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थी 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर के एंड में देखेंगे। 56 कहता है आप ये फास्ट ट्रैक कितने दिन में करेंगे, क्योंकि फास्ट ट्रैक की बात है तो आधा टाइम लगता है, तो 90 दिन का यहाँ टाइम बताया गया। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन आपको मिल सकता है 45 दिन का। यहीं पे एक बड़ी बात होती है, आपको ध्यान रखनी, ये बिल्कुल सेक्शन 12 की तरह है। जब 45 दिन का आप एक्सटेंशन लेते हैं, ये ओनली वंस, एक ही बार मिलेगा। 30 दिन का मिला तो 30 दिन रहेगा, 45 नहीं बन पाएगा। इसके लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल स्वाभाविक है, आप किसके पास अप्लाई करेंगे? NCLT के पास, AA के पास। और इसके लिए आपको COC की मीटिंग करवा के 75% वोटिंग राइट से क्या लेनी पड़ती है? अप्रूवल लेनी पड़ती है। देन सेक्शन 57 के अंदर आता है एप्लीकेशन कौन देगा, एप्लीकेंट्स कह लीजिए कौन होंगे। तो भैया एप्लीकेंट्स सेम ही कह लीजिए, खुद कॉर्पोरेट डेटर या कोई भी क्रेडिटर हो सकता है। और आपने एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगा के देने हैं? आप देखिए, जो भी है प्रूफ डिफॉल्ट वगैरह का आप लगा के दीजिए, राइट। और ये इसका एक रिकॉर्ड आप कहां से लेंगे? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से ले लेंगे, या अदर्स जो अभी भी ने बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है, या कोई अदर इंफॉर्मेशन अगेन जो बोर्ड ने बताई है, अभी भी ने बताई है। देन 58 ये कहता है फास्ट ट्रैक के ऊपर भी पूरा चैप्टर नंबर 2 CIRP का जो आप पढ़ के आते हैं, अपना सेक्शन नंबर 6 से लेके 32 तक वही अप्लाई होगा। एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 जो कि आता है आपका सेक्शन 6 से लेके 32 तक, सारी प्रोसेस वो कार्रवाई सेम रहेगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लिक्विडेशन का प्रोसेस, दैट इज चैप्टर नंबर 3। और ये आता है आपका सेक्शन 33 से लेके नेचुरल है 53 तक। तो सबसे पहले सेक्शन 33 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको पक्का पता होना चाहिए। 33 के अंदर देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि भाई लिक्विडेशन के कारण क्या हैं। तो लिक्विडेशन के यहाँ देखिए 4 कारण निकल के आते हैं। एक, जो आपका रेजोल्यूशन प्लान था वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये रिजेक्ट किसने किया है? देखिए, COC भी कर सकती है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी कर सकता है। इस तरह से 2 पॉइंट बन जाते हैं। और ये जो अब आप रिजेक्शन करते हैं किसी भी समय, एनी टाइम, ये ध्यान रहे, किसी भी समय कर सकते हैं, इवन बिफोर कह लीजिए, चाहे सेक्शन 29 में अभी तक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नहीं बना, दिस एंड दैट सबमिट नहीं हुआ, प्लान ही वो, जब मर्जी आप रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये निकल के आती है कि जो एज अ कॉर्पोरेट डेटर कह लीजिए, आपने क्या किया है? कॉन्ट्रावेंशन किया है, जिसका मतलब है प्लान जो बन गया था
उससे रिलेटेड आपने उसमें कुछ डिफॉल्ट किए हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन एनसीएलटी ने आपके ऊपर इम्पोज करी थी। तीसरी बात यह आती है कि रेजोल्यूशन प्लान जो है वो आपने सबमिट नहीं किया है किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, उनके अप्रूवल के लिए। देन इसमें 33 में आप मेन बात ये याद रखें, जैसे ही लिक्विडेशन का ऑर्डर आता है उसके परिणाम क्या होंगे। नेचुरल है, देखिए ऑर्डर तो किसने देना है, ऑर्डर तो एनसीएलटी ही देगा, राइट, कि भैया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है या एनसीएलटी कहीं एक ही बात है। तो कॉन्सिक्वेंसेस पक्का याद रखें। एक जैसे सेक्शन 14 में आप मोराटोरियम पढ़ते हैं, सेम वे यहां पे भी यही चीज होगी। एक आप केस वगैरह बार ऑन कह लीजिए, स्यूट कहें, आर्बिट्रेशन कहें, कोई केसेस वगैरह नहीं अब चलाए जाएंगे। नंबर 2 ये है, जितने भी आपके कर्मचारी हैं उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ऑफिस, चाहे आप उसे एम्प्लॉय कहें, चाहे आप वर्कमैन कहें, अफसर कहें, एम्प्लॉय को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर कंपनी गोइंग कंसर्न पे चल रही हो तो वो अलग बात है। जैसे यहां पे भी हम कहें, नो डाउट इसके अंदर भी आप केसेस वगैरह कुछ कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि भाई लिक्विडेटर ए से पूछ के कर सकता है, या कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है आफ्टर ए अप्रूवल, या यूं कह लीजिए कुछ एक ट्रांजैक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ करी हैं वो भी अपने किसी रेगुलेटर की कंसल्टेंसी के बाद। और एक चीज और पक्का आपको पता होनी चाहिए, जब भी सीओसी कोई भी डिसीजन लेता है उसके लिए उसकी मीटिंग में वोटिंग शेयर कितना होना चाहिए, 66%। इसके बाद सेक्शन नंबर 34 ये कहता है कि अब आपका क्या होगा, लिक्विडेटर, दो बातें हैं इसके अंदर। एक, आपका लिक्विडेटर देखिए अपॉइंट होगा, दूसरा हमें उसकी फीस वगैरह देनी है। तो आप लिक्विडेटर किस तरह से अपॉइंट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल आंसर है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही लिक्विडेटर बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको रिप्लेस करना है, अगर इसका रिप्लेसमेंट करना है, तो देखिए इसका प्रोसीजर सेम वही है जो आप पढ़ के आते हैं कहां पे, जिसको मैं सिंपल कहता हूं 3 टायर सिस्टम है, जो आपने सेक्शन नंबर 16 में कह लीजिए, 22 में कह लीजिए, 27 में पढ़ा है कि एए एनसीएलटी अबीबी को रिकमेंड करेगा और वो 10 दिन के अंदर बताएगा, फिर एए उसे क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा। देन जब भी आप अपॉइंट करते हैं, नेचुरल है इसकी आपने क्या लेनी है, रिटन कॉन्सेंट। अगर रिटन कॉन्सेंट नहीं दे रहा तो नेचुरल है आपको उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा। देन इसके बाद जैसे ही लिक्विडेटर देखिए आपका अपॉइंट हो जाता है, तो जो पुरानी मैनेजमेंट थी, पुराना बोर्ड था, उसकी पावर वगैरह सीज हो जाएगी। कहने का मतलब है सेसेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह लो या गवर्निंग बॉडी कह लो, क्योंकि अब ये जो है ये पावर वेस्ट विद किसके पास आ जाएगी, तो लिक्विडेटर के लिए मैं शॉर्ट में एल वर्ड इस्तेमाल कर देता हूं, वहां से आप समझ जाएंगे, अब इसके पास आ जाएंगी। देन तीसरी बात जैसे मैंने कही, हम बात करेंगे उसकी रेम्यूनरेशन की। तो रेम्यूनरेशन जो उसकी फिक्स की जाएगी वो हमेशा होगा कुछ परसेंटेज ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब जब भी कोई एसेट बिकेगा उसको एक परसेंटेज उसी समय डिडक्ट होके मिल जाएगी। और जैसे ही हम ये भी कहते हैं कि इसके पास पावर मैनेजमेंट आ गई, तो जितने भी कंपनी के पर्सोनल हैं वो इससे क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। दरअसल पर्सोनल के ऊपर अगर आपको याद हो, हम रिवीजन भी करके आए थे, सेक्शन 19 उसके ऊपर डील करता है। इसके बाद सेक्शन 35 में कह लीजिए लिक्विडेटर साहब के मेन फंक्शंस हैं। फंक्शन का मतलब ही पावर एंड ड्यूटीज होता है। इसके लिए एक कोड की हम इस्तेमाल करेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग सा एक सेक्शन है। SCI वो बेवफा दिल मेरा चूर चूर कर दिया, ए कुछ करो। तो इस तरह से एक कोड की मैं आपको बना के दे रहा हूं। इसे आप क्या करेंगे, देखिए नेचुरल सी बात है, आप लिक्विडेटर हैं, इवैल्यूएट करें अपने एसेट्स, क्योंकि आपने बेचने हैं और पेमेंट्स करनी है। एस से क्या करें, उन्हें सेल करें। लेकिन यहां एक अच्छा पॉइंट है, नॉट टू इनएलिजिबल जो एप्लीकेंट्स होते हैं, कहां होते हैं, अंडर सेक्शन 29A के अंदर, उनको नहीं बेचना। तो ये पॉइंट स्टार आपको पक्का पता होना चाहिए, बाकी पॉइंट में कुछ नहीं है। आपने इनवाइट करना है क्रेडिटर्स को, ताकि उनके क्लेम्स वगैरह आप देख सकें।
देन आई से आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन किस चीज का, ये 4 ट्रांजैक्शन है जो हम पढ़ेंगे 43 से लेके 51 के अंदर। ओ से है आप कोई भी प्रोफेशनल, अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं। एंड बी से है अगर कंपनी को कुछ दिन के लिए चलाना है लिक्विडेशन ऑर्डर के बाद भी तो आप चला सकते हैं। बेनिफिशियल अगर रहेगा लिक्विडेशन के लिए तो कुछ दिन तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, कैरी ऑन बिजनेस। एंड डी से आप डिफेंड करें या आप कोई फाइल करें, कोई स्यूट आर्बिट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, जो हमने 33 में बात करी। ए से अप्रूवल के बाद। एम से आपने पूरे मेजर्स लेने हैं ताकि एसेट्स की क्या हो, प्रोटेक्शन हो और उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो। सी से आप अपनी कस्टडी में उठा लीजिए सारे के सारे क्या एसेट्स। सी से ही आप जो क्लेम्स हैं क्रेडिटर्स की, उनकी जो लिस्ट है बनानी है, बना के उसको क्या करना है, बनाने के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ लिया था आई इनवाइट से। आप उसे वेरीफाई करें। आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं किससे, बाकी स्टेक होल्डर से, फ्रॉम स्टेक होल्डर से, किस चीज से रिलेटेड, फॉर सेक्शन नंबर 53। ये 53 में क्या है, आपका पेमेंट ऑर्डर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर है, उससे रिलेटेड आप कोई कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन ये कंसल्टेंसी आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मतलब उनका ओपिनियन आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। देन के से आप सारे के सारे पेपर कहें, कागज कहें, डॉक्यूमेंट कहें, अपने पास रख सकते हो। देन डी से ही है डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर नेचुरल सी बात है, आप साइन आप ही करोगे। ए को आप अप्लाई कर सकते हो उनके किसी भी ऑर्डर या डायरेक्शन लेने के लिए। देन इसी के साथ इसका मिलता जुलता देखिए, इसके साथ जो सेक्शन बनता है वो बनता है सेक्शन नंबर 36। तो 36 के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता भी है, आए भी हैं, तो उसको जरूर ध्यान रखें। तो सेक्शन नंबर 36 डील करता है, क्योंकि आप एसेट को उठाएंगे, यही आपने 35 में देखा, तो ये डील करता है लिक्विडेशन स्टेट, जिसका मतलब स्टेट का मतलब क्या हो गया, एसेट्स। तो एज ए लिक्विडेटर कौन से एसेट आप ले सकते हैं, कौन से आप ले नहीं सकते, तो इसे हम 2 हिस्सों में लिख सकते हैं, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, राइट। तो इंक्लूजन के अंदर मैं यहां पे 5 पॉइंट आपको लिख के दूंगा कि ये एसेट एज ए लिक्विडेटर आप उठा सकते हो। नेचुरल सी बात है, जिसकी वो एसेट जिसके ऊपर ऑनरशिप है, बड़ी सिंपल सी बात है, किसकी है, कॉर्पोरेट डेटर की। यहां पे यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पक्का याद रखें कि आप इसके साथ आपके एसेट्स हैं तो इंक्लूडिंग जो आपके जो शेयर्स में पैसा आपने लगा रखा है, किसके अंदर, इन सब्सिडरी कंपनी, वो भी आपका एसेट है, डेफिनेटली आप उसे उठा सकते हो। नंबर 2, अगर कोई इनकम्बर्ड एसेट था, और इनकम्बर्ड एसेट था दैट मीन्स गिरवी रखा है, लेकिन अगर आपने लोन क्या कर दिया, रीपे कर दिया, तो नेचुरल है वो एसेट अब रिलीज हो जाएगा उस मोर्टगेज वगैरह से, तो आप पिकअप उसे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत बढ़िया, यहां क्या है, कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है जिसके ऊपर हम कहेंगे सेक्शन 52 के अंदर, उसका उस एसेट के ऊपर हक था लेकिन उसने अपना हक रेलिंक्विश कर दिया है। उसका कहने का मतलब ये है कि भाई साहब लिक्विडेटर आप ही बेच करके मेरे को मेरा पैसा दे दीजिए। नंबर 4 कहता है कोई भी एसेट हो, चाहे वो टेंजिबल है या नहीं है, जिसका मतलब हो गया इंटेंजिबल हो गया। नंबर 5, जो भी आपकी प्रोसीड्स किसी भी रूप से लिक्विडेशन में जो पैसा आता है आप अपने पास रखें। एक्सक्लूजन में आगे आप नहीं रख सकते हैं अपने पास, नेचुरल है, किसी और का एसेट जिसके ऊपर सिंपल भाषा में कहें हम किसी थर्ड पार्टी की ऑनरशिप है, चाहे वो आपके पास बेलमेंट के रूप में है, ट्रस्ट के रूप में है, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी रूप में कह लीजिए, किसी और का एसेट है, आप नहीं रख सकते हैं। एम्प्लॉयज का जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है। और ये सेकेंड पॉइंट यहां स्टार रहेगा। देखिए पर्सनल एसेट्स, ऐसे कंपनी के आपने एसेट्स उठाने हैं, अपने पर्सनल एसेट्स जो कॉर्पोरेट डेटर है, वो कंपनी है तो शेयर होल्डर हो गया, एलएलपी है तो पार्टनर वगैरह हो गया, आप किसी और के एसेट तो देखिए उठा ही नहीं सकते हैं। देन तीसरे पॉइंट में आता है आपका एसेट्स नेचुरल है किसके, आपकी सब्सिडरी कंपनी के, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर की हो, उसमें की गई आपकी इन्वेस्टमेंट शेयर्स वो ले लीजिए, वो पहले ही मैंने फर्स्ट पॉइंट में स्टार लगाया गया है। नंबर 4 ये है कोई कोलेटरल आपने क्रिएट किया है, गिरवी रखा है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर
के पास, ताकि वो कोई भी कह लीजिए कोई सेट ऑफ, नेटिंग ऑफ, कुछ भी इस तरह की चीज या क्लियरिंग कोई ट्रांजेक्शन करनी है वो आप एसेट नहीं ले पाएंगे। देयर आफ्टर ये छोटे छोटे सेक्शन रहते हैं। देखिए 37 सेक्शन कहता है कि भाई साहब आप लिक्विडेटर हैं तो जितने भी एसेट उठाने हैं या क्रेडिटर का आपने लिस्ट बनानी है तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन की आपकी पावर है, नेचुरल है, मैं लिक्विडेटर की पावर की बात कर रहा हूं, तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। अब आप इंफॉर्मेशन कहां से लेंगे? देखिए सिंपल आंसर कह लीजिए, एनी एजेंसी, कहीं से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी एजेंसी हो सकती है, आईयू तो है ही, अबीबी का डेटाबेस भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप सारी वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए एसेट्स के लिए, आपको चाहिए क्लेम्स वगैरह जो आपने वेरीफाई वगैरह करने हैं इन रीजंस के लिए। और जब आप क्लेम्स वगैरह से रिलेटेड एक चीज और बताई है, आप ये इंफॉर्मेशन क्रेडिटर को, अगर क्रेडिटर आपसे मांगता है तो आपने उसे इंफॉर्मेशन देनी है 7 डेज के भीतर भीतर। इसके बाद सारे ही क्रेडिटर से रिलेटेड ये छोटे से सेक्शन रहेंगे 38 से लेके 42 तक। तो सेक्शन नंबर 38, 39, 40, 41 एंड 42, ये एक एक लाइन के ये सेक्शन है। तो 38 ये कहता है कि आपने, क्योंकि देखिए ये सारे, पहली बात ध्यान रखें, ये सारे के सारे क्रेडिटर्स से ही रिलेटेड हैं। आपने क्रेडिटर्स का क्या करना है, उनका क्लेम, क्योंकि आपने क्लेम देखना है, उनकी लिस्ट बनानी है, तो इसके लिए वो आपके पास सबमिट करेंगे। तो उन्हें सबमिट करना होता है 30 दिन के भीतर भीतर। देखिए क्योंकि आपने ये लिस्ट बनानी है, जिस दिन अंडरस्टूड है 30 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, जिस दिन लिक्विडेशन प्रोसेस क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। हाँ, इन लोगों ने जो अपनी ये सबमिट आपको किया है, अगर वो इसके अंदर कुछ कह लीजिए, अगर वो इसको ऑल्टर करना चाहते हैं तो ऑल्टर भी कर सकते हैं। ऑल्टर करने के लिए उनको आगे फर्दर 14 दिन का टाइम दिया गया है। देन सेक्शन 39 में आपने क्या करना है, आपने इनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई तो देखिए उसके लिए इंफॉर्मेशन वगैरह आपने कलेक्ट करी थी। देन आप इसको, इनका क्लेम जो है एडमिट करेंगे, या आप क्या करेंगे, आप इसे रिजेक्ट करेंगे, और इसके लिए आप उन्हें बता देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे 7 डेज के अंदर अंदर, हाँ या ना, कम्युनिकेशन। देन 41 के अंदर आप वैल्यूएशन करेंगे। तो वैल्यूएशन का जो तरीका होगा, मैनर, वो देखिए नेचुरल सी बात है, अभी भी ही स्पेसिफाई करेगा बाय रेगुलेशन से। 42 कहता है कि हाँ जी आप अपील कर सकते हैं। कौन कर रहा है अपील? ये क्रेडिटर कर रहा है। किसके पास कर रहा है? ए के पास कर रहा है। क्यों कर रहा है? अरे नेचुरल है, आपका क्लेम सबमिट नहीं हुआ होगा तो आपके पास टाइम है 14 दिन का। 14 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। और ये 14 दिन कहां से स्टार्ट होंगे? देखिए ऊपर वाले सेक्शन में हमने पढ़ा कि 7 दिन में आपको बता दिया जाता है। तो जैसे ये एडमिट रिजेक्ट हुआ था, आप उसके 14 दिन में अपील कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा प्रश्न आ जाता है अपनी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, या यूं कह लीजिए इस क्वेश्चन को हमें यूं पढ़ना चाहिए कि ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं, और अगर मैं इसका एक हल्का सा आपके लिए चार्ट बना दूंगा तो आई थिंक दैट विल बी रियली गुड, कि आपको रिवाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए ये 4 ट्रांजैक्शंस आपको पता होनी चाहिए जहां कुछ गड़बड़ है। तो ये 4 ट्रांजैक्शन में से पहली हमारी ट्रांजैक्शन निकल के आती है जिसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, देखिए फर्स्ट रिवीजन है, आप पूरा लिख सकते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस। नंबर 2 को हम कहते हैं अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस, और तीसरी को हम कहते हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस की गई हैं जिससे आप डिफ्रॉड कर रहे हो। किसको? क्रेडिटर्स को। एंड लास्ट में है एक्सटोर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। 4 ट्रांजैक्शन है और ये 43 से लेके 51 में आती है। इसके ऊपर 2 सेक्शन है, और यहाँ 45 से देखिए 48 है, यहाँ सिर्फ एक है 49, और यहाँ 50 से लेके 51 है। लगभग सभी का आंसर क्या है? सेम है। तो आपने कुछ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस करी हैं अपने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि कंपनी तो क्या हो रही है? बंद हो रही है। और ध्यान ये रखना होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये देखिए गलती स्टूडेंट क्या करता है, ये चैप्टर नंबर 2 के लिए भी एप्लीकेबल है एंड चैप्टर नंबर 3 के लिए, लिक्विडेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि आप सेक्शन 25 एंड 26 के अंदर भी इनके बारे में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का पढ़ के आते हैं। तो इसलिए यहां पे जो ओपनिंग वर्ड आते हैं वो ध्यान रखें। आरपी या फिर कौन? लिक्विडेटर को अगर उसका ओपिनियन कह लें, उसका व्यू है कि इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन हुई है,
राइट। तो वो क्या करेगा, नेचुरल है, वो एप्लीकेशन देगा, किसको देगा, एनसीएलटी को देगा, एए को देगा। सेम आंसर कह लीजिए यहाँ पे। अब जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो उसके लिए एक समय बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और समय में आपने दो चीजें याद रखनी है। अगर ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है, देखिए 524 के अंदर रिलेटेड पार्टी पढ़ के आते हैं, अगर ये उसके साथ ट्रांजैक्शन हुई है तो टाइम पीरियड है 2 साल। 2 साल आपने कहां से देखने हैं, 2 साल आपने देखने हैं, देखिए प्रोसीडिंग या बिफोर कह लीजिए, प्रोसीडिंग व्हाट, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा एलसीडी। और अगर आपने ट्रांजैक्शन करी है किसी और के साथ, अदर्स के साथ, तो देखिए ये टाइम पीरियड 1 साल का है। और ध्यान ये रखना है यही टाइम पीरियड अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में भी है। और देन जो आपका ये डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स वाली ट्रांजैक्शन है, उसमें भी कह लीजिए आप टाइम पीरियड वगैरह यही लेके चल सकते हैं। लेकिन मेन आपने देखना है ईसीटी से रिलेटेड, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहां पे फर्क क्या है, ईसीटी के अंदर वो पक्का याद रखें, ईसीटी यहां पे हमारा कोई क्रेडिटर हमारे से ज्यादा पैसे निकलवा रहा है, तो ये मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। यहां पे टाइम पीरियड दिया गया है 2 years एलसीडी, यहां रिलेटेड पार्टी या उसका कुछ इस तरह से लिख के नहीं बताया गया है। तो इसके बाद क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शंस आपने क्या करनी है, देखिए उनकी अवॉइडेंस करनी है, तो ये एक कॉमन फैक्टर आ जाता है। तो जिस तरह से मैं शॉर्ट में लिख के दे सकता हूं, मैं लिख के दे रहा हूं। देन प्रेफरेंशियल, ये जो ट्रांजैक्शन है कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो इसकी टाइप्स की बात की गई है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस की। तो यहां कहा गया कि भाई ये 2 तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। जैसे एक आपने क्या किया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर करी है। नेचुरल है, किसी क्रेडिटर को आप यहां पे क्या देना चाहते हो, बेनिफिट, ताकि बेनिफिट मिले, किसको मिले, चाहे तो कंपनी के क्रेडिटर को मिले या कंपनी का कोई श्योरिटी जिसके लिए आप साथ में वर्ड लिखना चाहें तो गारंटर भी लिख सकते हो। या नंबर 2 पॉइंट ये कह लीजिए, आपने कोई भी ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर का मतलब ये होता है सेल, परचेज, गिफ्ट, लोन, कुछ भी गिरवी रखना, किसी भी रूप से आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को दी है। तो जब वो ट्रांसफर आप कर रहे हो तो ट्रांसफर का कहता है परिणाम ये है, रिजल्टिंग, इन सबको क्या मिल रहा है, इनको बेनिफिट मिल रहा है इन कंपैरिजन, क्योंकि देखिए इन सबको पेमेंट तो मिलनी थी, अगर, लेकिन पेमेंट कैसे मिलनी होती है, सेक्शन 53 के अंदर आपका क्या आता है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर आता है, उसके कंपेयर में इनको बेनिफिट जा रहा है। लेकिन यहीं पे एक चीज और बताई गई है कि हम इसको प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं मानेंगे। ये 3 पॉइंट आपको पक्का पता होने चाहिए। पहला पॉइंट ये कहता है कि भाई साहब, अगर ये आपने ट्रांजैक्शन करी है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर करी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नंबर 2, अगर आपने ये ट्रांजैक्शन करी है क्योंकि कोर्ट ने क्या दिया है, एक ऑर्डर दिया है। नंबर 3 ये चीज है कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया है, जिसके ऊपर हम 331 में डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, जिसका मतलब है कोई एसेट वगैरह आपने गिरवी रखना है, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो आपने क्रिएट किया है, क्यों किया है, क्योंकि आप कोई प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन इस सिक्योरिटी इंटरेस्ट से क्या होना चाहिए, एक न्यू वैल्यू जनरेट होनी बहुत जरूरी है। तो ये एक पॉइंट अच्छा है। न्यू वैल्यू का मतलब क्या है, इसके अंदर आ जाती हैं जी 3 बातें, एक मीन्स कह लें, दूसरा इंक्लूड्स कह लें, एंड तीसरा कह लें डज नॉट इंक्लूड। तो मीन्स में कहता है जी अगर आपके पास कोई भी पैसा आ गया, क्रेडिट आ गया, कुछ भी गुड्स सर्विसेज भी हो सकते हैं, कुछ भी आपको उसके बदले कोई चीज मिले, पुराना कोई गिरवे रखा है वो रिलीज हो जाए, किसी भी तरह से कहता है कोई आपके पास प्रोसीड्स ऑफ मनी आ रही हैं, लेकिन ध्यान रहे सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन किस चीज का, ओल्ड डेट का, कि एक तरह से ओल्ड डेट कैंसिल हो गया, उसकी जगह नया हो गया, तो एंड में कोई न्यू वैल्यू तो आपके लिए जनरेट हुई ही नहीं है। ये था आपका, दरअसल अगर हम बात करें तो ये था आपका सेक्शन नंबर टेक्निकली स्पीकिंग 43। और यहां पे जब हम अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में ये जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर टेक्निकली कह लीजिए सेक्शन नंबर आपका ये 46 बनता है, क्योंकि 47 के अंदर यूं कह लीजिए अंडर वैल्यू 40, पहले 5 की बात करूंगा,
5 के अंदर दो तरह की ट्रांजैक्शंस ये बताई गई हैं कि हम अंडर वैल्यूड मानेंगे। एक है भाई साहब, अंडर वैल्यूड का मतलब ही क्या है, किसी को गिफ्ट दे दिया है या आपने कंसीडरेशन क्या लिया है, बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली लेस लिया है, बहुत ही कम आपने कंसीडरेशन लिया है। ये है इसका बस सेक्शन, मतलब कॉन्सेप्ट मेन सेम ही कह लीजिए, बस थोड़ा सा सेक्शन इस तरह से आ जाते हैं। इसी में एक चीज और कही जाती है, डेट इज सेक्शन नंबर 47 के अंदर ये कहता है कि अगर लिक्विडेटर या फिर कह लीजिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का ये काम था इस चीज का, उनका फेलियर अगर हो जाता है क्योंकि उनको रिपोर्ट देनी थी ए को इस ट्रांजैक्शन के बारे में, तो क्या होगा, बहुत बढ़िया ये पॉइंट रहेगा, स्टार पॉइंट कह लीजिए। यहां पे एक एप्लीकेशन दी जा सकती है ए को, और ये एप्लीकेशन देने का हक हम कंपनी के, देखिए किसी मेंबर को भी दे रहे हैं, क्रेडिटर को भी दे रहे हैं, तो क्रेडिटर कह लो या मेंबर, और अगर आप एलएलपी हैं तो कोई इवन पार्टनर भी इस कार्य के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। और ए साथ में कहेगा अब डिसिप्लिनरी कार्रवाई प्रोसीडिंग इस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर के खिलाफ की जाए, और ये ए करेगा थ्रू बोर्ड। अभी भी ए इस काम के लिए रिकमेंड करता है। देन आपने ट्रांजैक्शन करी है डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का पैसा मार लेना चाहते हो आप, तो ये ट्रांजैक्शन किस तरह की हो सकती हैं, तो यहां पे आपने आंसर यही कॉपी पेस्ट ये लेना है, गिफ्ट या कंसीडरेशन, ये सेम आंसर इसके अंदर है, या कंसीडरेशन बहुत कम आपने ली है। अब एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या हुआ है, जो आपका क्रेडिटर है उसने हमारे साथ गड़बड़ करी है। उस क्रेडिटर ने क्या किया है, उस क्रेडिटर ने एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट हमसे निकलवाया है, एग्जॉर्बिटेंट, ज्यादा पैसे ले गया, जैसे ज्यादा ब्याज ले गया। साथ में यूं कह लीजिए जो कि क्या है, अनकॉन्शनेबल है। जैसे आप किसी से ब्याज ले लेते हैं 50%, इतना थोड़े आज के दिन 5% का ब्याज है, तो अनकॉन्शनेबल है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह कह लीजिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देन यहां पे एक एक्सेप्शन की भी बात बताई जाती है कि वो ये है कि अगर कोई डेट, अगर कोई कह लीजिए किसी भी तरह का डेट वगैरह जो है एक्सटेंड किया है, और ये अगर एक्सटेंड किया है किसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर ने, राइट, तो उसके केस में हम इसे एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट नहीं मानेंगे अगर उसने, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ने लॉज को क्या किया है, कंप्लाई किया है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन देखिए इन सभी के ऊपर कॉमन आंसर क्या आ जाता है, अब एक ऑर्डर आना है, किसका आना है, ए का आना है, तो इसके ऊपर सेक्शन 44 लगता है, 48 एंड 51, क्योंकि इनका जिक्र मैंने नहीं किया था। 48 लगता है आपका प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में, ये लग गया आपका अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन में, ये लग गया एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर। तो ए क्या ऑर्डर देगा, ए कहेगा कि भैया रेस्टोरेशन किया जाए, मतलब जैसे स्थिति पहले थी वैसे किया जाए, आपके द्वारा की गई ये ट्रांजैक्शन क्या होंगी, वॉइड होंगी, जो भी मनी है या कंसिडरेशन है वो लौटाइए, जो भी पैसा है उसको एडजस्ट कीजिए, या कोई भी एसेट वगैरह गिरवी रखा है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट वगैरह कह लीजिए, उसको क्या किया जाए, रिलीज किया जाए, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इनको क्या किया जाए, सेट असाइड किया जाए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस गलत लगी हैं उन सबको क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। देयर आफ्टर कम सेक्शन नंबर 52, जिसका हमने जिक्र थोड़ा सा पहले भी कर दिया। हमने 52 में कहा था कि आप सारे एसेट किसके लीजिए, आप सारे एसेट अपने लीजिए जिसके ऊपर आपकी ओनरशिप है, लेकिन हमने यहाँ 52 एक कोट किया था, देखिए कि सिक्योर्ड क्रेडिटर हो सकता है कोई एसेट क्या करते, रिलिंक्विश कर दे। तो मैं जरा सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर यहां पे जैसे आपका पेज आपको अलाउ करे, एक ही पेज के अंदर मैं सारा लिख के दे रहा हूं, तो ये पक्का याद रहे, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है क्योंकि उसके पास आपका एसेट पड़ा है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास यहाँ दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो क्या करेगा, वो जो एसेट गिरवी है वो खुद ही क्या कर ले, देखिए सेल कर ले, और अगर कोई सरप्लस बचेगा तो वो लिक्विडेटर को क्या करे, हैंड ओवर करे। और दूसरी बात ये भी है, अगर उसका कोई डेफिसिट निकल के आएगा तो ये पक्का दिमाग लगाइएगा, डेफिसिट से अब वो क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा, और उसका रैंकिंग ऑर्डर जो हम 53 में पढ़ेंगे उसके ऊपर इंपैक्ट इस चीज का पड़ेगा। तो नंबर 2 पॉइंट है, वो रेलिंक्विश कर सकता है ये एसेट, वो कहेगा कि लिक्विडेटर साहब
आप ही इस एसेट को क्या करें, बेच दें। तो यहां पे जो लिक्विडेटर है टू सेल एंड पे ऑफ, वो क्रेडिटर को यहां पे पैसे दे देगा। ये है आपका 52 नेचुरल है। इसके बाद हमारा सबसे क्रूशियल जो सेक्शन आता है बच्चों वो है 53 कि किस तरह से किस ऑर्डर में हमने क्या करनी है, पेमेंट्स करनी है। तो आइए सेक्शन नंबर 53 की हम बात करते हैं। तो देखिए सेक्शन नंबर 53 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां कह लीजिए पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट का, पेमेंट का क्या दिया गया है, एक ऑर्डर दिया गया है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया है। इसमें 8 पॉइंट मैं बना के देता हूं जिसमें से मैं कहता हूं 6 पॉइंट ऐसे हैं जो अपने बाहर वालों को अपने पैसे देने हैं। सबसे पहले है कोई भी कॉस्ट, चाहे वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट की हो या लिक्विडेशन कॉस्ट हो, वो आपने देनी है, जिसके अंदर पक्का ध्यान रहे कि आपको ये पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन 5.13 के अंदर आती है, जिसके अंदर आपके आते हैं 5 पॉइंट, और लिक्विडेशन कॉस्ट 5.18 में है कि लिक्विडेशन के दौरान कोई भी खर्चा हुआ हो। मेन ध्यान रहे रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर का इसी के अंदर रहता है। कहने का मतलब है कि जो फीस देनी है आपने इसको, वो मैंने पहले बता दिया था, वो परसेंटेज के रूप में देनी होती है, तो वो पहले ही आप क्या कर लें, डिडक्ट कर लेंगे। नंबर 2 पॉइंट आ गया आपके जो वर्कमैन है, वर्कमैन का आपने पैसा देना है, लेकिन 24 महीने, जिसका मतलब है 2 साल पहले का, और 24 महीने अंडरस्टूड है कहां से, प्रोसीडिंग LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 2 साल पहले तक के वर्कमैन को आप पहले ही पैसा देंगे। लेकिन यहां ये सेकंड पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, इसे हम कहते हैं इक्वल प्रायोरिटी, पैरी पैसू क्लॉज भी कह सकते हैं, मीन्स इनको प्रोपोर्शनेट पैसा मिलेगा, बराबर रहेंगे ये। तो एंड क्या है, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने रेलिंक्विश किया है अपना एसेट, जिसके ऊपर अभी हमने देखा था कौन सा सेक्शन 52। देन थर्ड पॉइंट का आता है आपने वेजेस एंड सैलरीज देनी है। ऊपर वर्कमैन था, अब किसका आ गया, एम्प्लॉय का आ गया। यहां पे जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने का है, ये ध्यान रहे, 12 महीने का, यहां वर्कमैन की बात नहीं हो रही है। देन फोर्थ पॉइंट आपका आता है आपने अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर कह लो, या आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनेंशियल डेट, यहां ऑपरेशनल डेट की बात नहीं है। देन 5वां पॉइंट भी इंटरेस्टिंग आ जाता है, ये आ जाता है जी आपके गवर्नमेंट ड्यूज, और गवर्नमेंट ड्यूज अगेन कितने दिन के, यही 24 महीने 2 साल के प्रीसीडिंग लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। एंड इसके साथ भी देखिए एक पॉइंट और साथ में चलेगा जिसे हम कहते हैं इक्वल प्रायोरिटी के रूप में ही आपने पैसे देने हैं, और ये है अनसिक्योर्ड पोर्शन किसका, ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। जो मैंने कहा था सिक्योर्ड क्रेडिटर का डेफिसिट निकल गया, तो ये पक्का आपको यहां ध्यान रहे, इनकी जो ये दे विल रैंक इक्वली। देन 6 पॉइंट बैलेंसिंग फिगर, कोई भी अदर डेट्स का मतलब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहां पे यहां आपके देखिए ऑपरेशनल क्रेडिटर तो होंगे ही होंगे, वर्कमैन प्लस एम्प्लॉय भी आ सकता है, उनके टाइम पीरियड से पहले वाले, या गवर्नमेंट ड्यूज 2 साल या 1 साल की जो हमने बात करी। 7वें पॉइंट में आपका आ जाएगा जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर कंपनी में हो तो, और बैलेंसिंग फिगर तो एंड में क्या होती है, इक्विटी शेयर होल्डर या पार्टनर्स कह लीजिए, LLP वगैरह के केस में एज द केस में बी। फीस का मैंने बता दिया, और देखिए जहां भी किसी भी पॉइंट के अंदर आपने पैसे देने, कई वर्कर हैं तो उनको प्रोपोर्शनेट ही उस पॉइंट के अंदर आकर के क्या मिलती है, पेमेंट मिलती है। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 54 में हम मूव करते हैं, और 54 में बात होती है किस चीज की, डिसोल्यूशन की। और 53 में भी एक चीज का आप ध्यान रख सकते हैं, अगर जैसे दो वर्कमैन ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई तू पहले पैसे ले लेना, सॉरी ये लिक्विडेटर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ये ऑर्डर हमेशा आपने फॉलो करना है। तो इसके बाद सेक्शन नंबर 54, तो देखिए जैसे मेरे को मेरे पेज में जहां जगह दिख रही है मैं वहीं पे लिख रहा हूं। तो सेक्शन नंबर 54 डील करता है आपका कि अब कंपनी क्या हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा लिक्विडेशन के बाद। तो डिसोल्यूशन का देखिए एक समय होना चाहिए, तो यहां पे रेगुलेशन नंबर 44 ये कहती है लिक्विडेशन प्रोसेस की कि ये जो टाइम पीरियड होगा ये होगा जी 1 साल का टाइम पीरियड होगा। नो डाउट अगर कोई सफिशिएंट कॉज है तो आपको यहां पे एक्सटेंशन मिल सकता है बाय AA ऑन सफिशिएंट कॉज, एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। तो जिस दिन आपकी लिक्विडेशन स्टार्ट हुई 1 साल के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, एंड जिस दिन आखिरी डिसोल्यूशन हो गया मतलब सारे एसेट लायबिलिटीज पे ऑफ हो गए, जो डिसोल्यूशन का ये जो लिक्विडेटर क्या होगा ये अप्लाई करेगा AA को
कि भाई आप एक ऑर्डर पास कर दीजिए किस चीज का, डिसोल्यूशन का। तो एक तरह से डिसोल्यूशन उस दिन स्टार्ट हुई जिस दिन ए ने ऑर्डर दे दिया, और इसकी ऑर्डर की एक कॉपी यूं कह लीजिए आपने आरओसी को देनी होती है 7 दिन के भीतर भीतर, मीन्स उस अथॉरिटी जिसके पास कॉर्पोरेट डेटर क्या है, रजिस्टर्ड है। देयर आफ्टर वी कम टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 59, और इसके ऊपर बेटा जी आप समझ गए होंगे क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है जी हमारा चैप्टर नंबर 5, और इसे हम कहते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन सिर्फ एक ही सेक्शन है, 59 है, आप अपनी मर्जी से बंद करें, मतलब ये निर्णय कंपनी का शेयर होल्डर वगैरह ही ले रहे हैं, ये पक्का ध्यान रहे। लेकिन देखिए आप सारे जानते हैं कंपनी को चलाता कौन है, चलाता है कंपनी का बोर्ड। इसलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक डिक्लेरेशन दी जाएगी, और ये जो डिक्लेरेशन है इसे एक एफिडेविट पे दिया जाता ताकि उनके खिलाफ नेगेटिव कार्रवाई हो अगर वो गलत लिखते हैं। तो डिक्लेरेशन किसके द्वारा है कि बोर्ड के द्वारा है, और बोर्ड का मतलब क्या है, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स के द्वारा। दैट मीन्स मोर देन 50% वो एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं। किस चीज का डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि भैया कोई हमारे यहाँ कोई डिफॉल्ट नहीं है, हमने किसी भी क्रेडिटर का पैसा नहीं मारा हुआ, हमने एक प्रॉपर इंक्वायरी करी है कि या तो हमारे पास कोई किसी के ड्यूज हैं ही नहीं, या अगर हैं भी तो हम पे ऑफ कर देंगे, मतलब हमारे पास कोई पैसे वाली कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब ये डिक्लेरेशन देते हैं इनके साथ इनको कुछ कागज भी लगा के देने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स। तो 2 साल की इन्हें लगाने के देनी पड़ती हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लस अगर कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आपने एसेट्स की कोई वैल्यूएशन करवाई है तो वो रिपोर्ट वगैरह भी इसके साथ लगा के दी जाती है। अब मेन पॉइंट आता है वॉलंटरी लिक्विडेशन को आप 3 टायर में लेके चलें, मतलब जैसे ही डिक्लेरेशन आ गई इसके 4 हफ्ते के अंदर अंदर देखिए आपने बुलानी है जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग में या तो आपने पास करवाना है स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम हो जाएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तब एप्लीकेबल होता है 2 सिचुएशन इसके अंदर, अगर हमने पहले से एक फिक्स टाइम रखा हुआ था कि कंपनी हमने इतने साल के बाद बंद कर देनी है, या हमने एक इवेंट मेंशन किया हुआ, और ये सारी चीजें हमने कहां लिख के दे रखी हैं कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर कि कंपनी बनी है 4 साल के बाद, कर दो बंद फिर वार से, या ये इवेंट हो गया, ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया तो कंपनी हम बंद कर देंगे। तो ये आर्टिकल्स के अंदर ये पॉइंट है। तो इस तरह से अब क्या होना है, 3rd टायर क्या है कि अब जैसे ये आपका ये रेजोल्यूशन वगैरह आप पास ऑन कर देते हैं, इसके 7 दिन के भीतर भीतर, अब 7 दिन के भीतर भीतर आप एक क्रेडिटर्स की मीटिंग बुला लीजिए, और यहां एक जबरदस्त पॉइंट याद रखना है, उनकी 2/3 की आपने वैल्यू से अप्रूवल लेनी। 66 नहीं है, ये गलती आपसे ना हो, 66.666 कहीं है, राइट, ये पक्का ध्यान रहे। तो इनकी जब अप्रूवल होगी तभी कंपनी लिक्विडेशन में देखी जाएगी। और देन आपने यहाँ, मेरे पास थोड़ा स्पेस भी देखिए हल्का फुल्का कम हो रहा है, और मेरे को आदत है कि पेज में सारा लिखने की, तो जितना स्पेस बचा है उसमें 1-2 पॉइंट और बता देता हूं। देखिए जैसे आप ये निर्णय वगैरह ले लेते हैं, आपने नोटिस देखो आरओसी को भी देना होता है, अबीबी वगैरह को भी ये सब कुछ बताना होता है कि इस तरह से हम लिक्विडेशन में जा रहे हैं। और एंड में ये ध्यान रखें, जिस दिन आपका ये रेजोल्यूशन क्या हुआ है, ये पास हुआ है, इसी को हम मानते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट, कि यही वॉलेंट्री लिक्विडेशन की डेट मानी जाएगी। नो डाउट आपको क्रेडिटर से अप्रूवल लेनी है, और अंतिम जो निर्णय है वो एए पास करेगा। तो जैसे हमने यहां पे ये एग्जैक्टली देखिए सेक्शन नंबर 54, तो 54 में आप ध्यान दीजिए, यही आंसर देखिए चैप्टर नंबर 3 के लिए है, यही सेम आंसर ही लगेगा फॉर चैप्टर 5, यही आंसर है चैप्टर 5 के लिए भी, वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए। सिर्फ फर्क क्या है, आरओसी को आपने यहां पे कॉपी वगैरह देनी होती है, 14 दिन के भीतर भीतर आपने ये कॉपी देनी है, बस टाइम पीरियड का एक हल्का सा फर्क है, वरना एवरीथिंग इज सेम। तो इसके साथ बच्चों ये आपके सामने है रजिस्टर का प्योरली एक पेज, जिसके अंदर मैंने ये सारा लिक्विडेशन आपको लिख के दे दिया। होप सो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।